नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर्स एमसीक्यू डिस्कशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। पहला प्रश्न है, आईएमएफ ने हाल ही में डेवलपमेंट स्वैप के लिए ऋण रूपरेखा जारी की है। डेवलपमेंट स्वीप विशेषताओं के लिए ऋण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन एक कहता है, इसमें विकास परियोजनाओं के लिए ऋण का आदान प्रदान शामिल है। दूसरा कथन कहता है, ये द्विपक्षीय और वाणिज्यिक दोनों ऋण के को लक्षित कर सकता है। उपयुक्त कथनों में से कौन से सही हैं? तो ये दोनों सही हैं। इसकी व्याख्या देखते हैं। हाल ही में आईएमएफ ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसका नाम है डेवलपमेंट स्वैप के लिए ऋण। इसमें कहा गया है कि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ऋण स्वैप का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए हितधारकों का मार्गदर्शन किया जाएगा। ऋण स्वैप क्या है? ऋण स्वैप यानी कि लोन स्वैपिंग जो है वो क्या है? तो आपको पता है कि आईएमएफ जो है वो विश्व के डेवलपमेंट और विकासशील देशों को ऋण मुहैया कराता है उनके विकास कार्यों में मदद के लिए। तो ऋण स्वैप की प्रक्रिया है, ऋण स्वैप वित्तीय समझौते हैं जहां एक देश अपने मौजूदा ऋण को नए दायित्वों के लिए एक्सचेंज करता है। मौजूदा ऋण को नए दायित्वों के लिए एक्सचेंज करता है जो आमतौर पर विशिष्ट विकास परियोजनाओं या लक्ष्यों को वित्त पोषित करने से जुड़े होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऋण होता है, जैसे मान लीजिए वर्ल्ड बैंक ने आईएमएफ ने किसी देश को लोन दिया, 10 मिलियन, ठीक है। और उस देश के द्वारा जो लोन चुकाने का जो दायित्व है उसको फिर से दोबारा जो है स्वीप किया गया, यानी कि अदला बदली की गई। यानी कि वर्ल्ड बैंक ने कहा कि आपको जो 10 बिलियन का जो इंटरेस्ट या जो ईएमआई देना है उसके बदले आप 10 बिलियन की परियोजना जो है, विकासशील परियोजना, डेवलपमेंट काम जो है वो किसी स्पेसिफिक फील्ड में, जैसे मान लीजिए कि पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में आप कोई परियोजना चला रहे हैं तो उस परियोजना पे आप जो है 10 बिलियन जो है वो रुपए खर्च कीजिए। तो ये हो गया कि आपका जो लोन है वो माफ़ कर दिया जाएगा, यानी कि लोन का पैसा आप उस परियोजना में लगा दीजिए। तो उसको बोलते हैं स्वेपिंग। यानी कि ये जो वर्ल्ड आईएमएफ के द्वारा जो जारी की गई है दिशा निर्देश, उसमें ये कहा गया है कि जो लोन है उसको हम लोग स्वेप करेंगे। इसमें दो तरह से स्वीपिंग होता है, एक होता है द्विपक्षीय स्वीप। इसमें आधिकारिक द्विपक्षीय ऋण को बढ़ते खाते में डाला जाता है, और दूसरा है वाणिज्यिक ऋण स्वीप जिसमें निजी लेनदार द्वारा रखे गए ऋण को लक्षित किया जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर प्रकृति के लिए ऋण स्वीप किया जा रहा है, जैसे उदाहरण के लिए आप देखिए 1987 में यूएसए और बोलीविया ने एक समझौता किया जिसके तहत पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं को वित्त पोषित करने के बदले बोलीविया के ऋण को कम किया जाएगा। यानी कि बोलीविया से कहा गया कि आप पर्यावरण संरक्षण के संदर्भ में अपना दायित्व निभाइए और आपके ऋण को जो है वो कम कर दिया जाएगा। तो ये प्रकृति के लिए ऋण स्वेप हो गया, यानी कि ऋण का जो दायित्व था उसको किसी खास उद्देश्य के लिए खर्च किया गया और उस दायित्व से उस व्यक्ति या देश को मुक्त कर दिया गया। तो ये एक हो गया प्रकृति के लिए। शिक्षा के लिए अगर ऋण स्वीप करना है, जैसे उदाहरण के लिए 2002 में जर्मनी और इंडोनेशिया ने एक समझौता किया जिसके तहत शिक्षा कार्यक्रमों को वित्त पोषित करने के लिए इंडोनेशिया के ऋण को कम किया गया। यानी कि जर्मनी ने कहा कि आप अपने देश में एजुकेशन को बढ़ावा दीजिए, एजुकेशन के खर्च को बढ़ाइए, और इसके बदले हम आपके जो ऋण है
ऋण है उस ऋण को माफ कर देंगे, यानी कि कम कर देंगे, और उस पैसे को आप शिक्षा के लिए वित्त पोषित करेंगे। स्वास्थ्य के लिए ऋण स्वैप का मतलब हो गया सार्वजनिक स्वास्थ्य पहलों में निवेश के बदले ऋण राहत प्रदान की जाती है, जैसे कि अस्पताल बनाया, बीमारी की रोकथाम के कार्यक्रम को वित्त पोषित किया, तो ये हो गया ऋण स्वैप। तो आईएमएफ ने एक दिशा निर्देश जारी किया है जिसमें ऋण स्वैप के बारे में कहा गया है। अगला क्वेश्चन है कि वक्फ बोर्ड निम्नलिखित में शामिल है। वक्फ बोर्ड में निम्नलिखित शामिल हैं। पहला है इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वान, दूसरा है मुस्लिम विधायक और सांसद, स्थानीय नगर निकायों से निर्वाचित अधिकारी। तो ये दोनों आपको सही है। अगला इसकी व्याख्या देख लेते हैं। वक्फ बोर्ड की जो संरचना होती है उसमें राज्य सरकार के अधीन एक वक्फ बोर्ड गठित किया जाता है जिसमें प्रमुख मस्जिदों सहित वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन किया जाता है, जिसके द्वारा वक्फ बोर्ड जो है वो राज्य सरकार के द्वारा गठित किया जाता है। और उसमें जो है बहुत सारी जो मस्जिदें हैं, वक्फ संपत्ति जो है, उन सारे संपत्ति और मस्जिदों का जो प्रबंधन है वो वक्फ बोर्ड के द्वारा किया जाता है। कई राज्यों में शिया और सुन्नी समुदाय दोनों के लिए अलग अलग वक्फ बोर्ड का गठन किया जाता है। वक्फ बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है। वक्फ बोर्ड का नेतृत्व एक अध्यक्ष करता है जिसमें राज्य सरकार, मुस्लिम विधायकों, सांसद, राज्य बार काउंसिल के मुस्लिम सदस्यों, इस्लामी धर्मशास्त्र के मान्यता प्राप्त विद्वानों और वक्फ के मुतवल्ली द्वारा नामित एक या दो व्यक्ति होते हैं जिनकी वार्षिक आय 1 लाख रुपए या उससे अधिक होती है। तो ये आपको वक्फ बोर्ड की संरचना है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित मौद्रिक नीति उपकरणों का उनके विवरण से मिलान करें। पहला है कॉलम 1 और कॉलम 2। पहला है कि रेपो दर इसके सामने दिया है कि बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जमा राशि का प्रतिशत जमा करना होता है। दूसरा है नगद आरक्षित अनुपात यानी कि CRR, ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तीसरा है वैधानिक तरलता अनुपात SLR, बैंकों को आरबीआई के पास जमा राशि का प्रतिशत रखना चाहिए। नीचे दिए गए सही मिलान वाले जोड़े विकल्प का चयन कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा D, यानी कि रेपो दर जो है वो आपको हो जाएगा B। उसके बाद से आपको ये हो जाएगा आपका C, और 3 जो है वो आपको 1 हो जाएगा। यानी कि रेपो दर किसे कहते हैं? तो ब्याज दर जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। नगद आरक्षित अनुपात किसे कहते हैं? तो बैंकों को आरबीआई के पास जमा राशि का प्रतिशत रखना पड़ता है। और वैधानिक तरलता अनुपात जो है वो ब्याज दर जिस पर आरबीआई बैंकों को सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश करने के लिए जमा राशि का प्रतिशत देना पड़ता है। इसकी व्याख्या देखते हैं। रेपो दर वह ब्याज दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उधार देता है। तो जब भी RR यानी कि रेपो रेट की बात की जाए, जब भी RR की बात की जाए तो इसमें आरबीआई जो है वो बैंकों को देता है, यानी कि आरबीआई जो है वो बैंकों को लोन देता है। बैंक हो गया, बैंक को लोन देता है, आरबीआई बैंक को लोन देता है, तो वो रेपो रेट हो गया। उस रेपो रेट पे CRR जो है वह राशि है, जमा राशि का वह प्रतिशत है जो बैंकों को आरबीआई के पास रखना पड़ता है। कोई बैंक है उसको एक निश्चित अमाउंट में अपने कैपिटल का एक निश्चित अमाउंट जो है वो आरबीआई के पास जमा करना पड़ता है, जिस रेट को CRR बोला जाता है। SLR का मतलब हो गया जमा राशि का वह प्रतिशत जिसे बैंकों को सरकारी प्रतिभूति में निवेश करना होता है, यानी कि बैंक को सरकारी प्रतिभूति जो है वो मैंडेटरी रूप से खरीदना पड़ता है। इसको देख के अगला प्रश्न है कि भारत में अंगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में अंगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि अंगदान के लिए आयु प्राथमिक पात्रता मानदंड है। दूसरा है कि सभी दानों के लिए अनिवार्य सहमति है।
तीसरा है 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मृतक दाताओं से प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्त नहीं कर सकते हैं। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। अंगदान प्रत्यारोपण की आवश्यकता वाले किसी व्यक्ति को अंग या उत्तक देने की प्रक्रिया को कहा जाता है। इसमें जीवित दाता शामिल हो सकते हैं जो एक किडनी या अपने लीवर का एक हिस्सा दान कर सकते हैं, या मृतक दाता जो मृत्यु के बाद हृदय, फेफड़े, लीवर, किडनी, अग्नाशय, उत्तक जैसे कई अन्य दान कर सकते हैं। यह कार्य अंतिम चरण के अंग विफलता से पीड़ित रोगियों के जीवन को बचाने या सुधारने में मदद करता है। इसके लिए पात्रता क्या है कि अंगदान की पात्रता मुख्य रूप से दाता की शारीरिक स्थिति, जिसमें उम्र शामिल नहीं है, शारीरिक स्थिति पर आधारित होती है, जिसमें जीवित 18 वर्ष से अधिक और मृतक व्यक्ति दोनों पात्र होते हैं। यानी कि जीवित व्यक्ति भी 18 वर्ष से ऊपर है और मृतक व्यक्ति जो है वो भी दान दे सकता है। मृतक अंगदान के लिए परिवार की सहमति आवश्यक है। अगर कोई व्यक्ति मृतक है तो उसके परिवार की सहमति होनी चाहिए कि हाँ उस व्यक्ति का अंगदान होगा या नहीं होगा। नवीनतम दिशा निर्देशों के अनुसार 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति मृतक दाताओं से प्रत्यारोपण के लिए अंग प्राप्त कर सकते हैं और रोगी पंजीकरण के लिए राज्य के निवासी होने की आवश्यकता को हटा दिया गया है। अगला प्रश्न है, मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपीसी यानी कि मौद्रिक नीति समिति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन है कि मौद्रिक नीति समिति की स्थापना एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। मौद्रिक नीति समिति की स्थापना एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से की गई थी। दूसरा ऑप्शन है, इसमें 8 सदस्य होते हैं, जिसमें से 4 सदस्य आरबीआई और 4 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तीसरा ऑप्शन है, आरबीआई गवर्नर को एमपीसी में वोट देने का अधिकार नहीं है। उपयुक्त कथनों में से कितने सही हैं? तो कोई भी सही नहीं है। इसकी व्याख्या देखते हैं। आरबीआई का जो मौद्रिक नीति समिति है यानी कि एमपीसी, उसका गठन आरबीआई अधिनियम 1934 में संशोधन करके मौद्रिक नीति समिति में की स्थापना की गई थी और इसमें जो है कुल 6 सदस्य होते हैं। 6 सदस्य होते हैं। 3 सदस्य जो है वो आरबीआई नियुक्त करता है और 3 सदस्य सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। यह मुद्रास्फीति लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से नीति रेपो दर तय करते हैं। प्रत्येक सदस्य के पास एक वोट होता है। अगर बराबरी की स्थिति होती है तो गवर्नर के पास निर्णायक वोट होता है, यानी कि गवर्नर के पास वोटिंग की पावर होती है बराबरी की स्थिति में। तो ये थी आज की डिस्कशन। मिलते हैं अगले डिस्कशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।